नमस्कार, जनादेश के इस अंक में आपका स्वागत है। प्रदेश के बनते बिगड़ते राजनीतिक माहौल पर आज फिर से एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन उससे सबसे पहले प्रमुख समाचार हेडलाइंस। आज की क्या रही हैं सुर्खियां। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। इस चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर 10 फरवरी को होना है मतदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से हुई शुरू। 28 जनवरी तक चलेंगे नामांकन, 14 फरवरी को होगा मतदान। लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी चुनाव प्रचार के अभियान के कैंपेन संक्रांत का किया शुभारंभ। और राष्ट्रीय लोकदल ने आज से अपने डिजिटल प्रचार अभियान की शुरुआत। और कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जारी किया घोषणा पत्र, भर्ती विधान। राष्ट्रीय लोकदल ने आज से अपने डिजिटल प्रचार अभियान की शुरुआत। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष अंबुज पटेल ने कहा, डिजिटल प्रचार के माध्यम से पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए सारे वायदे जनता के बीच ले जाएंगे। नमस्कार, आज की चर्चा फिर से हम एक बार शुरू करते हैं उन जगहों पर जहां पर प्रथम चरण में मतदान होने जा रहा है। आज की राजनीतिक घटनाओं में कांग्रेस पार्टी ने के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उपस्थिति में प्रदेश चुनाव के लिए मीडिया घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया। भाजपा ने अपने प्रदेश चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया, साथ ही कैंपेन सॉन्ग भी जारी किया। राष्ट्रीय लोकदल ने डिजिटल चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। आज से प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के नामांकन का दौर भी शुरू हुआ, जबकि पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन था। पहले चरण के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों के लिए कल भी नामांकन हुआ था। आज हमारे साथ चर्चा में भाग लेंगे वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस और भाजपा प्रवक्ता प्रियंक पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता सृष्टि शाक्य और सपा के प्रवक्ता कपीस श्रीवास्तव। आप सभी का स्टूडियो में हमारे बहुत बहुत स्वागत है। बात हम शुरू करते हैं सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सृष्टि शाक्य से, जिनकी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। सृष्टि जी, घोषणा पत्र की प्रमुख बातें क्या हैं जिन पर आप गौर करना चाहेंगी? देखिए, हमने घोषणा पत्र को कुछ विभागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले जो आता है वो है भर्ती क्रांति, जिसमें नौकरियां और रोजगार का जो रोड मैप है उस पे हमने डिस्कशन किया है। उसके बाद दूसरा है भरोसा, भर्ती प्रक्रिया में युवाओं के साथ जो यहाँ पे भरोसा तोड़ा गया है उसको दोबारा बहाल करने की कोशिश। तीसरी है भविष्य निर्माण की, युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए एक रास्ते को तैयार किया गया है कि हम कैसे शिक्षा में और ज्यादा बेहतरी कर सके, जो हमारे यहाँ पे संस्थान है उसको कैसे बेहतर बना सके। उसके बाद है भागीदारी की, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मजबूत भागीदारी बढ़ाने की जो कोशिश है। आखिरी में है भलाई, शारीरिक और मानसिक खुशहाली को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो ये कुछ हमारे मेन पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स। इन मुद्दों पे हमारा अगर आप घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो आपको इन डेप्थ पता चलेगा कि किस तरीके से हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करके एक रोड मैप तैयार किया है। आज अगर उत्तर प्रदेश की सृष्टि जी, आप जो कह रही हैं, आपकी पार्टी का घोषणा पत्र इस वक्त हमारे सामने है। जो प्रमुख बिंदु हैं उनको भी मैंने देखा है। सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना ये चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है, इसमें कुछ नई बातें आपको दिखाई देती हैं या अपनी ओर पार्टी आकर्षित करने के लिए कुछ इसमें दमदारी के साथ घोषणाएं की हैं? देखिए, 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता युवाओं की ओर से कहीं मांगी जा रही थी। एक तो भर्ती की परीक्षाओं में किसी भी तरह का शुल्क न लिया जाना जी। दूसरा, भर्ती का कैलेंडर, जो सबसे प्रमुख समस्या उत्तर प्रदेश के युवाओं को फेस करनी पड़ी है। बल्कि देश में भी अधिकांश हिस्सों में ये देखने को आया है 3 साल 4 साल और कहीं कहीं तो 6 और 7 साल का टाइम लगा है भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने में। तो भर्ती का जो कैलेंडर जारी करना, ये एक महत्वपूर्ण इस बिंदु है। दूसरा, सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक की बात कही है जी। ऐसा पाया गया है बहुत सारे स्थानों पर कि आरक्षण के
प्रावधानों का कुछ प्रक्रियागत खामियों के चलते जी वो अनुचित लाभ लिया जा रहा है या उसका बेजा प्रयोग कर लिया जा रहा है। सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक इस बात की जिम्मेदारी उठाएंगे कि सभी भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण का 100% पालन हो। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर और आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन जिन प्रथम चरणों के लिए जिन जिलों में पहले चरण का आज नामांकन समाप्त हुआ है, हमारे संवाददाता हैं मुजफ्फरनगर से रणवीर सैनी। रणवीर, आज आपके यहाँ चुनाव प्रचार नामांकन का आखिरी दिन था, क्या कुछ आपको राजनीतिक रूप से वहां पर दिखाई दे रहा है? खासतौर पर मुद्दों के रूप में पार्टियां क्या लेकर के आ रही हैं? हाँ, मुजफ्फरनगर की जो स्थिति है वो मुख्य रूप से जो भाजपा है, क्योंकि जो 2017 का चुनाव था यहाँ का, उसमें भाजपा ने सभी 6 सीटें जीती थी जी। और इस बार जो उसका मुकाबला है वो गठबंधन से है। गठबंधन से सीधा मुकाबला होने की यहाँ संभावनाएं ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, और एक तरफ किसान आंदोलन का मुद्दा गठबंधन सपा रालोद के लोग उसको बना रहे हैं, दूसरी तरफ जो भाजपा है वो कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। बिल्कुल, क्योंकि मुजफ्फरनगर आप सब लोग जानते हैं, मुजफ्फरनगर क्राइम कैपिटल के रूप में भी जाना जाता था, और जो 5 साल योगी जी के गए हैं इसमें लोगों को लगा है कि कानून व्यवस्था किसी हद तक सुधरी है। तो ऐसा ये कानून व्यवस्था भी एक यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा विकास भी बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास, किसान और कानून व्यवस्था, ये 3 यहाँ मुख्य मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, मुजफ्फरनगर जो जिला है वो यहाँ का जो किसान है वो 90% किसान गन्ने की खेती करता है जी जी। और गन्ने से उसकी आजीविका जुड़ी हुई है जी। यहाँ मुजफ्फरनगर में 8 चीनी मिलें हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चीनी मिल को छोड़ के बाकी सभी चीनी मिलों ने इस सत्र का भुगतान भी करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल रणवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे और भी मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रियंक पांडे जी। प्रियंक पांडे जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी? जी प्रियंक जी, आज कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, क्या कुछ कहेंगे उस घोषणा पत्र के बारे में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र महज एक कोरा, जो इन लोग झूठे वादे करते हैं जनता से, ये मैं उसे ही मानता हूं, और जिसके कारण आज जनता ने इनको देश की राजनीति से उठाकर बगल बैठा दिया है। आज जनता ने इनको नकार दिया, जनता में इनकी स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है। और आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ये अपनी यूपी की लोकसभा सीट बचाने में भी नाकामयाब रह चुके। खैर, ये चुनावी मौसम है, तरह तरह के लोग चुनावी टूरिज्म करने आते हैं, वो अपना घोषणा पत्र बताते हैं, उसमें से बातें करते हैं, उन्हीं के ब्रांड एम्बेसडर उनको छोड़कर चले जाते हैं, तरह तरह की चीजें। लेकिन मैं बात भारतीय जनता पार्टी की करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जितने काम गांव, गरीब, किसान, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पे किया है, उतना पिछले कई दशकों में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। बिल्कुल, आज लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल प्रियंक जी, हम उन मुद्दों पर आएंगे, अभी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीस जी भी जुड़ चुके हैं। कपीस जी, आज कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें बड़े पैमाने पर रोजगार देने की बात कही है, और खासतौर पर सरकारी नौकरियों में रोजगार, और उसका एक कैलेंडर जारी करने का, और व्यवस्थित तरीके से रोजगार दिया जा सकता है। क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र उनका अपना एक घोषणा पत्र है जी, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि घोषणा पत्र जारी कर देना, उसमें आपने जो कुछ भी वायदे किए अगर आप पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ हमें आप ये बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी का संगठन इस लायक उत्तर प्रदेश में है कि वो अपने दम पर सरकार बना सकता है, या सरकार बनाने के लायक? कपीस जी, इस प्रश्न का उत्तर हम कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सृष्टि जी बैठी हैं। सृष्टि जी, सपा का कहना है कि क्या आपका संगठन इस बात के लिए तैयार है कि वो प्रदेश में सरकार बना करके आपके द्वारा जो जारी किया गया है घोषणा पत्र, उसको लागू कर सके? ये सवाल प्रियंका गांधी जी से भी आज पूछा गया था उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र के इम्प्लीमेंटेशन पे।
तब उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि आगे देखते हैं, चुनाव में जो भी आशा बनती है, जो भी सिचुएशन बनता है, उस हिसाब से हम आगे मूव ऑन करेंगे, जो भी सिचुएशन अराइज होती है। दूसरी बात, अभी मैं प्रियंक पांडे जी की बातें सुन रही थी, वो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को जिस तरीके से नकार रहे थे और अपनी तारीफें कर रहे थे, तो शायद उनके घोषणा पत्र में उन्हें याद नहीं होगा जो जुबानी घोषणा पत्र था उनका, जो 15 लाख के वादे किए गए थे, 2 करोड़ रोजगार की जो बात की गई थी, तो वो तो कभी आज जमीन पर सफलता प्राप्त नहीं हुई। आज उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है वो प्रियंक पांडे जी की बातें से 2017 से 2022 के बीच में 16 लाख युवाओं ने अपनी रोजगार को खोया है, अपनी नौकरी खोई है सीएमएआई के डेटा के हिसाब से। तो और आज अनएम्प्लॉयमेंट 45 वर्षों के सबसे हाई लेवल पे है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, महंगाई है। तो प्रियंक पांडे जी ने क्या काम किया ये मैं जानना चाहूंगी। बिल्कुल, पांडे जी क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस के कहने पर? देखिए, कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में देश में जो गड्ढे खोदे थे वो लगातार अब पिछले 7 सालों से हमारी केंद्र की सरकार और 5 साल से हमारी प्रदेश की सरकार उसको भर रही है जी। पूरे देश को जर्जर व्यवस्था में लाकर खड़ा कर दिया था इन लोगों ने। देश की स्थिति नाजुक थी। आज उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। आज उत्तर प्रदेश में अगर आप आइसोलेशन में नहीं हैं, आप क्वारंटीन में नहीं हैं, तो आप 5 साल से चूंकि आइसोलेशन में थे, चुनाव का मौसम आया है तो आप टूरिज्म करने निकले हैं, तो आपको चीजें नहीं दिखेंगी। आज आप गांव में जाइए, आप गांव की बात करिए, हर व्यक्ति को पक्का मकान, सबको बिजली, सबको पानी की समुचित व्यवस्था कराना, सबके लिए जो है इज्जत घर की व्यवस्था करना, गैस सिलेंडर की व्यवस्था करना, और उन सबसे सबसे बड़ी प्रमुख प्रियंक पांडे जी, ये लगातार आपकी बातें आती रहती हैं, जो आपने किया है पिछले 5 वर्षों में उसको लेकर के आप जनता के सामने हैं, जनता जरूर जो है उस पर विचार करेगी। लेकिन कपीस जी, जिस तरीके से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के तमाम दावों की बात कर रही है, आप सरकार बनने की बात कह रहे हैं, क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, बहुत सीधा सा आशुतोष जी फलसफा है कि जो 5 साल की इनकी सरकार चली है वो विकास की जगह उसने विनाश दिया है। जो सरकार किसी के स्वास्थ्य सुविधाओं को ना दे सके और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को ये कहना पड़े कि ये जीनोसाइड करने वाली सरकार है, इलाहाबाद न्यायालय को जब ये बात कहना पड़े कि स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था जो है वो राम भरोसे है, तो प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा होता है। एक योगी, एक संत, एक महात्मा कहने वाले के लिए और वो मुख्यमंत्री बने और वो झूठ परोसते रहे। उन्होंने 11 मई सन 2020 को एफिडेविट देकर के कहा है इलाहाबाद न्यायालय में कि हाँ साहब, हमने झूठ बोला है। बिल्कुल। कपीस जी, आप मुझे एक बात बता दीजिए, जीडीपी आप बढ़ा ना पाए, बेरोजगारी आप घटा ना पाए, आपने लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से जंगल राज में तब्दील कर दिया। आज ही अपने दलों का तो दावा है ही है, साथ में वर्तमान सरकार की आलोचना भी है, लेकिन क्या कुछ इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो मुख्य मुद्दा है, जो जनता के सामने है, जो चुनाव के मौके पर होना भी चाहिए, उसकी तमाम सहूलियतों की बात होनी चाहिए, वो कहीं गुम सा नहीं हो गया है? देखिए, निसंदेह एक तो बहुत सारे प्रमुख दलों की ओर से देखा जा रहा है कि चुनाव घोषणा पत्र को गंभीरता से नहीं लिया जाता है जी। अभी मैं सुन रहा था, एक साथी हैं, उन्होंने तो ये तक कहा है कि वे आप चुनाव घोषणा पत्र क्यों ला रहे हैं जी, जबकि समाजवादी पार्टी गुजरात में एक सभासद का चुनाव भी नहीं जीत सकी थी, लेकिन घोषणा पत्र तो वहां भी जारी हुआ था। ये संसदीय परंपरा है और संसदीय राजनीति में ऐसा होना भी चाहिए कि आप जब चुनाव में उतरे तो जनता के सामने आप अपना घोषणा पत्र लेकर आए। अब दिक्कत यहाँ ये हो रही है कि घोषणा पत्र में जो कुछ भी राजनीतिक दलों की ओर से वादे दावे कर दिए जाते हैं, क्या वो घोषणा पत्र वचनबद्धता का रूप लेते हैं अथवा नहीं, ये एक बड़ी बात है। और आमतौर पर ऐसा देखा गया है, जैसे कि आज एक पार्टी ने, हालांकि घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने एक भर्ती विधान पत्र, युवाओं के लिए घोषणा पत्र है, कह सकते हैं घोषणा पत्र भी है। इससे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया था, अब युवाओं के लिए अभी मुख्य घोषणा पत्र आना बाकी है। ये घोषणा पत्रों में जो चीजें कही गई हैं, ये निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि जब भी घोषणा पत्र तैयार किया जाना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को, उस प्रदेश की सामाजिक स्थिति को, उसको ध्यान में रखते हुए जरूर घोषणा पत्र तैयार किया जाना चाहिए जी। जैसा कि बहुत सारी चीजों के मुफ्त के वादे भी होते हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, हम आते हैं उन मुद्दों पर। हमारे संवाददाता रणवीर सैनी जो है हमारे साथ इस
इस वक्त बने हैं। रबड़ी, सबसे पहले मतदान 10 फरवरी को आपके यहाँ पर होगा, 58 सीटों पर होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरह से कोरोना महामारी है उसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने जो उपाय किए हैं वो व्यवहार में कितना राजनीतिक दल अपना रहे हैं, और क्या कुछ दिखाई दे रहा है कि क्या उन प्रोटोकॉल्स के तहत ही चुनाव संपन्न होंगे? हाँ, इस समय जो राजनीतिक दल हैं वो अभी तो चुनाव आयोग का जो निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उसी का पालन कर रहे हैं। और इस समय जो छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन किया है, वो ज्यादातर गांवों में छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं। शहर में जो है उनका डोर टू डोर जाकर वोट मांग रहे हैं। तो इस तरह का अभी कोई बड़ी बैठक नहीं हो रही है, कोई बड़ी मीटिंग ऐसी नहीं हो रही है जिससे कोरोना को खतरा पैदा हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्यवेक्षक है वो यहाँ पे आ चुके हैं। एक एक चीज, एक एक गतिविधि पर जो प्रत्याशियों की वो सब नजर रखी जा रही है। अलग से टीमें गठित है प्रशासन की। बिल्कुल, रणदीप कहने का आशय यह है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रोटोकॉल्स नियत किए गए हैं उस पर अभी तक जो है पहले चरण का आज तक का जो चुनाव प्रचार अभियान है चलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी से प्रियंक पांडे जी हैं, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले कपीस जी कह रहे थे, तमाम सारी नाकामियों की बात कर रहे थे, हाई कोर्ट का भी जिक्र कर रहे थे। जरूर जवाब देने की बारी भाजपा की है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार में जब अखिलेश जी की सरकार थी उस समय भी की थी कि उत्तर प्रदेश राम भरोसे चल रहा है। उत्तर प्रदेश जल रहा था। ये तो कोई सुना ही नहीं है। आशुतोष जी भी नहीं सुने प्रियंक भाई। ये किस कटौती पे क्यों उतार रहे हैं? उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, जितने पैनल में लोग पूछे बैठे हैं, किसी ने सुना था? उत्तर प्रदेश किस बटन पे कहा? उत्तर प्रदेश को सिर्फ हम आपको मौका देंगे, आ जाने दीजिए उनकी बात। भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलना नहीं आता। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जनता पार्टी की सरकार में के पुलिंदों पर ही खड़ी ये पार्टी है। झूठ की बताइए कि आज भी ये लोग उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती क्या आप कहोगे और सब लोग मान लेंगे। और जिसका बोलने नहीं दीजिए भाई, सत्तारूढ़ दल से हैं, प्रवक्ता हैं, आपको भी मौका मिलेगा। नहीं, इस चीज की है कुछ कहना चाहती थी बैठे हुए जो उन्होंने कोट किया, अगर कोई जानता हो तो मेरा बताए कि किस मैटर पे कहा था। भाई, सास की चीज कटौती पे नहीं उतारी जाती है। यहाँ सभी प्रज्ञावान व्यक्ति बैठे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल करें। देखिए, इस विवाद में ना हम पढ़ने वाले हैं ना हमारे वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ जी को हम उसमें डालेंगे। सिद्धार्थ जी, सृष्टि जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? आशुतोष जी, मैं यहाँ प्रियंक जी की बातें सुन रही थी। जब उनकी सरकार पे हाईकोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणी पे जवाब मांगा गया तो वो हिस्ट्री में चले गए। मौजूदा हाल पे जवाब देने से के लिए वो वापस हमारे इतिहास में पहुंच गए, क्योंकि वो अभी की बात कर नहीं पाएंगे। उसके पहले उन्होंने बोला, उन्होंने गांव-गांव का डेवलपमेंट किया हमारे पास, और हम लगातार अभी की ही बात करते हैं। पूर्व की तो जो इन्होंने अभी की हालत कर रखी है बताना, और आज कुछ बातें कर लेती हूँ आपकी सरकार की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है वो साफ है। प्रियंक जी, आपको भी मौका मिलेगा। सृष्टि जी महिला है, उनको दीजिए मौका बोलने का। भाई जी, सृष्टि जी देंगे नहीं तो फिर भी हम ले लेंगे। प्रियंक जी, मैं उस पार्टी से आती हूँ जो अपना हक लेना चाहती है। बिल्कुल, इसलिए शांत रहिए, 2 मिनट आराम से सुन लीजिए। बोलिए, हमारा बहुत कम समय होता है, मैं चाहता हूँ सबकी बातें आ जाएं। जी, नहीं, अभी की मौजूदा हालत पे बात करनी है तो प्रियंक पांडे जी को लखीमपुर के रमन कश्यप के गांव की भी बात करनी चाहिए। वहां पे कितना डेवलपमेंट किया है वो भी बताना चाहिए प्रियंक पांडे जी को। प्रियंक पांडे जी को हमारी आशा बहनों के डेवलपमेंट पे भी बात करनी चाहिए, जिनके अपने हक मांगने से आपने हाथ तोड़ दिया उनका। प्रियंक पांडे जी को शिक्षक अभ्यर्थी घोटाले में जो युवाओं पे लाठियां पड़ी है उसके मुद्दे पे भी बात करनी चाहिए। प्रियंक पांडे जी को उत्तर प्रदेश की जो 1100 रुपए गैस सिलेंडर महिला खरीद रही है, 200 रुपए सरसों का तेल खरीद रही है, उन मुद्दों पे भी बात करना चाहिए। अगर आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पे उत्तर प्रदेश की आधी आबादी की बात कर रही है, उनकी 40% की हिस्सेदारी की बात कर रही है, तो वो हमारे लिए, आई थिंक आशुतोष जी आप भी एग्री करेंगे कि हम उत्तर प्रदेश को एक विकास के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हैं। अगर हम आज युवाओं की बात कर रहे हैं, उनके रोजगार की बात कर रहे हैं, भाजपा जवाब दे लेंगे भविष्य की बात। जी प्रियंक जी, आधी आबादी की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, इसमें प्रियंका चतुर्वेदी के साथ क्या किया ये पूरे देश ने देखा है। आधी आबादी की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, जो पोस्टर गर्ल प्रियंका, शायद प्रियंका मौर्य जी हैं,
हाँ, उन्होंने क्या जवाब दिया? अरे ये भी कांग्रेस पार्टी में आ गई, आपको नाम भी नहीं पता। और आप जरा उसके बारे में, आप उसके बारे में जरा सा देखिए। बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ने आप बात करती हो और आपके आधी आबादी ही आधी आबादी की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ने उन्नाव की बेटी का भी साथ दिया। क्यों भूल जा रहे हैं उन्नाव की बेटी को? वैसे सृष्टि जी, ये सवाल तो बनता है कि आपकी जो पोस्टर गर्ल थी, जिस तरह से आप जो है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ लेकर के आए, और वह जो है पोस्टर गर्ल आपकी एकदम से दूसरे पोस्टर पर जाके छप जा रही है, जिसपे चुनाव निशान आपका नहीं है। चली जाए, उनको शुभकामनाएं, वो किसी पर पार्टी में जाती है, शुभकामनाएं हैं उनको, और वहां पे उन्हें टिकट मिल जाए तो वो तो हम भी देख लेंगे। और हमारे पोस्टर में सिर्फ प्रियंका गुप्ता ही नहीं। बिल्कुल कपीस जी, आपको तो दूसरी पार्टियों का कचरा लेने की आदत हो गई है, चाहे वो हमको मौर्य जी की बात करें या अपर्णा यादव जी की बात कर ले। हम तो कचरे को सुधारते हैं। जा रहे हैं आपको क्या नहीं, कचरा कहने पे भी हमारा ख्याल है कपीस जी भी ऐतराज करेंगे। कपीस जी, हम लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। भाई और लोग भी हैं लोकतंत्र में। पांडे जी, लोकतंत्र में और लोग भी हैं। पांडे जी आपकी बात आ गई। हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर मानसिक दबाव है, थोड़ा जल्दी अपने जवाब दे दीजिए। जी, आप क्या पूछ रहे थे? अपने विधायकों को हम पूछ ये रहे थे कि जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिस तरह से आवागमन बना हुआ है, आपके दल से भी जाना और आपके दल में आना भी बना हुआ है, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता को वो मुद्दे जो मौलिक रूप से होने चाहिए इस चुनाव में, 18वीं विधानसभा के गठन के पहले वो मुद्दे पूरी तरह से आने चाहिए, वो पीछे तो नहीं छूटते चले जा रहे हैं? नहीं, कतई पीछे नहीं छूटेंगे। देखिए, ये जब चुनाव होता है तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, और जनता इस पर बड़ी पैनी निगाह लगा करके रखी है कि एक पार्टी जो कहती है कि हम बड़े कट्टर विचारधारा की पार्टी हैं और हम पार्टी विद द डिफरेंस हैं, उन्होंने पहले ही साबित कर दिया एडीआर रिपोर्ट ने कि 67% जनप्रतिनिधि इनके आयातित हैं और 45% अब संगठन में भी आयातित लोग हैं। तो इनकी तो अपनी कोई विचारधारा रह गई, और जिनकी विचारधारा अटल जी के लेके चलते थे वो पोस्टर से ही गायब है। तो इस बात को देखना पड़ेगा, और बाकी लोग समझ रहे हैं कि कौन कहां पर कितने पौध में था, किसके जड़ में कितनी मिट्टी थी, वो जनता समझेगी। लेकिन मूल मुद्दे नहीं बदले। एडीआर की रिपोर्ट बार बार हम लोगों ने मुद्दे पकड़ के रखे हैं, और 300 बिजली यूनिट फ्री देने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। मैं उस पर आ रहा हूँ, बिजली पे बिल्कुल आऊंगा। कपीस जी 69,000 एक मिनट सिद्धार्थ जी से हमें सिद्धार्थ जी से एक वर्जन ले ले। कपीस जी, सिद्धार्थ जी, नहीं, एक बात और कह दें कि हमारे जो पत्रकार मित्र हैं उन्होंने एक बात कही कि हमने कहा कि कांग्रेस को जो है घोषणा पत्र नहीं लाना चाहिए। ये हमने बिल्कुल नहीं कहा। हमने ये सिर्फ कहा था कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र लाया है वो क्या लागू करने के लिए सरकार बना लेंगी, हमने सिर्फ ये बात पूछी है। बिल्कुल, लोकतंत्र में सिद्धार्थ जी, कपिल जी का कहना है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कांग्रेस को घोषणा पत्र नहीं लाना चाहिए, बल्कि उनका कहना यह था कि कांग्रेस क्या इस घोषणा पत्र को लागू कर पाने की स्थिति में है, क्या उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी जिसके माध्यम से वो अपने घोषणा पत्र को अमली जामा पहना सके। जी देखिए, संसदीय राजनीति में कोई भी पार्टी अमरत्व का दावा नहीं कर सकती, और कोई भी पार्टी अपने नगण्य होने का कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए ये कहना, और वो भी तब जबकि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, कि क्या कांग्रेस पार्टी इस घोषणा पत्र को लागू करने का दावा। 10 मार्च तक सारे दल विजयी हैं और 10 मार्च तक सब चुनाव के अंदर हैं। ये कतई नहीं, लेकिन इतिहास परंपराओं के विपरीत बात है। अगर ये कहना किसी दल के बारे में, और ना ही ये शोभा देता है इस तरह की बात करना किसी भी राजनीतिक दल के बारे में। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। केरल में भारतीय जनता पार्टी भी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, यहाँ एक भी विधायक नहीं जीतती है, लेकिन घोषणा पत्र जारी करती है, वो चुनाव में जाती है और ये बताती है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम, या हमारे पास ये नीतियां हैं, हमारे पास ये कार्यक्रम है, हम इन कार्यक्रमों को लागू करेंगे। अब ये जनता के ऊपर तय छोड़ दीजिए कि जनता तय करती है कि किसके कार्यक्रम उसे पसंद आते हैं, किसके वादे दावे उसको पसंद आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के समय हमारा लगभग समाप्त हो रहा है, लेकिन इसके पहले कि हम समाप्त करें अपना यह कार्यक्रम, 30-30 सेकंड का मौका जो है हम भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों ही प्रवक्ताओं को देंगे कि वो जनता से क्या कुछ कहना चाहते हैं। सृष्टि जी, सबसे पहले आप। सृष्टि जी,
रिलीज हो गए। सृष्टि जी, हमें लगता है हमारी आवाज नहीं सुन रही हैं। प्रियंक पांडे जी, आप क्या कहेंगे? आशुतोष जी, हमने जो 5 सालों में काम किया है गांव गरीब किसान और सलिस के जो है समाज के शोषित दलित पीड़ित वंचित लोगों के लिए, और जो प्रदेश का विकास किया है और जो लॉ एंड ऑर्डर में अभूतपूर्व चेंजेस किए हैं, जिसका आज असर है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पिछले कई दशकों के हिसाब से आज कहीं बेहतर है, वो लेकर हम से चुनाव में जा रहे हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। और आप देखिएगा आगामी 10 मार्च को मोहम्मद के साथ बनाने जा। कपीश जी, भाई, बहुत सीधी सी बात है कि प्रियंक जी को जानकारी ही नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में, यानी कि दीवानी न्यायालय गोरखपुर में, एक अल्पसंख्यक की गोली मार करके हत्या कर दी गई है दिन दहाड़े पूरी पुलिस के बीच में। तो ये है आपका लॉ एंड ऑर्डर और ये है आपका कानून, जहाँ पे पुलिस वाले भी हत्या करते हैं। बिल्कुल। सृष्टि जी, आप हमें सुन पा रही हैं? और दूसरी चीज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपने सिर्फ अमीरों को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, डिस्कशन हमारा जनादेश का, दूरदर्शन का यह मंच, दूरदर्शन का यह मंच सभी राजनीतिक दलों की उस दौर में जब वो जो है पार्टियां कोविड कालखंड में अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पा रही हैं, उनके बात करने के लिए एक बेहतर सुनहरा मौका जो है दूरदर्शन उपलब्ध करवा रहा है। अपनी बात हमारे इस जनादेश कार्यक्रम के माध्यम से कह सकते हैं। जो भी अतिथि हमारे साथ जुड़े उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता रणवीर सैनी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, आप हमारे साथ अगले शो में भी रहेंगे, तब तक के लिए आपको भी धन्यवाद। चर्चा, चुनावी चर्चा लगातार जनादेश पर जारी रहेगी। कल किसी और विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।